नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीएल गुरु में हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें सर्विस रूल से रिलेटेड ईएल के बारे में बात करेंगे। ये लिव रूल पार्ट 1 है। इसमें अर्न लीव की क्या क्या एडमिसिबिलिटी है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य लिखें। आपका अपना चैनल है, आप अगर मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा उपयोगी वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं ईएल पर, अर्न लीव पर। आप सभी जानते हैं, लीव के बारे में जानते हैं कि लीव कैन नॉट बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट। तो लीव जो डीडीओ है उस लीव को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी अवकाश को रिजेक्ट करने का अधिकार डीडीओ के पास है, लेकिन उसको रिजेक्ट करते वक्त उस पर एक स्पीकिंग ऑर्डर लिखा जाना जरूरी है। अब वो स्पीकिंग ऑर्डर क्या है? आप सभी जानते हैं कि किसी भी लीव को रिजेक्ट करने का एक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, और उस रीज़न को आपको पेन पेपर पर लाना है, उसको ब्लैक एंड वाइट में लाना है, और रिजेक्ट करते हुए उसका कारण लिखते हुए आप किसी के आवेदन को निरस्त कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए अवकाश को निरस्त किया जा सकता है, क्योंकि अधिकार के रूप में नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं कि ईएल क्रेडिट किस प्रकार से की जाती है। आप सभी जानते हैं कि ईएल हमेशा एडवांस में प्रत्येक छमाही की शुरुआत में अग्रिम रूप से ही क्रेडिट कर दी जाती है। ये सभी सरकारी विभागों में दो प्रकार के स्टाफ होते हैं, एक होता है वेकेशनल, एक होता है नॉन वेकेशनल। वेकेशनल स्टाफ वह है जिन्हें एक दीर्घावधि का वेकेशन मिलता है। नॉन वेकेशनल स्टाफ वो है जो वेकेशन पर नहीं जाता, उनके लिए अवकाश नहीं होता। दोनों की ही जो ईएल है अलग अलग संख्या में क्रेडिट की जाती है। यदि आप वेकेशनल स्टाफ हैं तो आपको वर्ष में 10 ईएल क्रेडिट की जाती है। यदि आप नॉन वेकेशनल है तो 30 ईएल ऐसे कर्मचारी को क्रेडिट की जाएगी। तो आपको ये जानना जरूरी है। लेकिन जो क्रेडिट करने का जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले मैं वेकेशनल स्टाफ की बात करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों जैसी संस्थाओं में वेकेशनल स्टाफ ज़्यादा है, नॉन वेकेशनल कम है। तो वेकेशनल स्टाफ की जो ईएल क्रेडिट की जाती है वो 5/6 के हिसाब से की जाती है, जो आप इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि आपको हमेशा, जैसे कोई कर्मचारी है उसको 6 महीने में 5/6 है, तो 6 × 5 = 30 डिवाइडेड बाई 6, यानी उसकी 5 ईएल बनती है और वो उसके खाते में क्रेडिट की जाती है। इसी प्रकार से यदि नॉन वेकेशनल स्टाफ है तो उसकी जो लीव है, ईएल है, 5/2 × 6 के हिसाब से की जाती है, जो इस प्रकार से वो 6 मंथ के लिए बैठती है। तो ये इस पर ध्यान रखना है। दूसरा है रिडक्शन रेट इज़ 1/10 इन ऑल केसेस। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई रिमूवल हो या रिजाइन हो या रिटायरमेंट हो, किसी भी तरह का कोई केस हो, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर गया है, डाइजनोन का मामला हो, तो किसी भी प्रकार का केस हो, 1/10 के हिसाब से उसकी ईएल काटी जाती है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि 6 मंथ में उसकी ईएल अधिकतम 15, यदि नॉन वेकेशनल स्टाफ है। यदि वेकेशनल है तो अधिकतम 5 काटी जानी चाहिए, जबकि इसका रेशियो 1/10 के हिसाब से अगर काटने का कोई रेशियो है तो वो लगभग 18 और 6 के हिसाब से बैठता है, तो उसके हिसाब से ज़्यादा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए।
चौथा पॉइंट है अकोमोलेशन अप टू द 300 EL इन एडिशन टू द नंबर ऑफ डेज फॉर विच इनकेसमेंट हैज बीन अलाउड विद LTC। तो देखिए आप लोग, आपको पता है कि एक कर्मचारी के खाते में मैक्सिमम 300 EL क्रेडिट की जा सकती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि जो LTC के साथ इनकेस करवाई की गई लीव की यहाँ गणना नहीं होती है, उसको काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि एक बार में आप 10 EL LTC पर जाने के साथ उसको इनकेस करवा सकते हैं, लेकिन इसमें यह कंडीशन है कि आपको LTC पर जाना जरूरी है। LTC के नाम से आप EL को इनकेस करवाकर यदि आप नहीं जाते हैं तो पैसा आपको रिटर्न करना होगा, आपके संस्थान को रिफंड करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही हमने पहले भी बताया कि रिडक्शन ऑफ जो रेट है वो @1/10 है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। इफ EL आर मोर देन 285 तो मेंशन सेपरेटली लाइक 286 + 15। तो आप जानते हैं यदि किसी कर्मचारी के खाते में 285, यदि वो वेकेशनल स्टाफ है तो उसकी गणना अलग होगी। ये नॉन वेकेशनल की बात कर रहा हूँ। यदि नॉन वेकेशनल स्टाफ है और उसकी EL मोर देन 285 है तो फिर ब्रैकेट में उसके साथ में अलग से उसको मेंशन किया जाना है, क्योंकि आपको पता कि 6 मई में उसकी 15 EL होगी। अगर 285 से अधिक है तो वो 300 को क्रॉस करती है, इसलिए उसको उसके साथ प्लस नहीं किया जाता। हाँ, यदि अगर 285 होती, आपका प्रश्न हो कि यदि 285 हो तो उसका क्या करें, तो हाँ 285 हो तो आप उसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, जो कि उसकी संख्या मिला करके 300 होगी। उसी प्रकार से यदि वेकेशनल स्टाफ है तो उसके मामले में 295 मोर देन होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि उसकी जो 5 EL है वो जुड़ने से 300 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक और है, राउंडेड ऑफ इज एप्लीकेबल टू द नियरेस्ट डे, दैट इज 0.5 EL। यदि मान लो कि जैसे वेकेशनल स्टाफ है, उसके संबंध में तो ऐसा कम आता है, लेकिन जो नॉन वेकेशनल स्टाफ है, क्योंकि उसको 2.5 EL प्रति माह के हिसाब से क्रेडिट की जाती है। यदि 3 महीने उसको अगर लेट ज्वाइन करता है और 3 महीने की EL है तो उसको लगभग 7.5 यानी 7.5 बनती है। तो 7.5 को आप, क्योंकि 0.5 के बाद उसको नेक्स्ट उसमें मल्टीपल 10 में राउंड ऑफ किया जाता है, तो यहाँ पर 7.5 को आपको 8 EL काउंट करना है। तो ये भी एक उसका प्रोविज़न है, क्योंकि यहाँ कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हाफ EL का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए यहाँ ऐसा प्रोविज़न बनाया गया है। EL फॉर ज्वाइनिंग पीरियड, ऑर्डर टू ज्वाइन विदाउट अवेलिंग ज्वाइनिंग। अब इसकी 3 कंडीशन होती है ज्वाइनिंग टाइम की। यदि आपको ऑर्डर किया जाता है कि आप ज्वाइन करिए और बिना अवेल किए आप, जो मैक्सिमम 15 डेज होते हैं ज्वाइनिंग टाइम, डिस्टेंस के हिसाब से, अलग अलग दूरी के हिसाब से, तो आप अगर वो ज्वाइनिंग टाइम को अवेल नहीं कर पाते हैं तो आप उसकी EL अपने खाते में क्रेडिट करवा सकते हैं। तो इसकी जो कंडीशन है तो इसी प्रकार से अलग अलग है। अगर आप आ भी गए, ज्वाइन भी कर ले, लेकिन आप फैमिली को लेने जाना है तो आप अपने ट्रैवलिंग अलाउंस पे तो दावा करेंगे, लेकिन EL पर उसका दावा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर विद इन द 6 मंथ आप जाते हैं फैमिली को लेने के लिए और आपने पहले अवेल नहीं किया, फैमिली लेकर के आते हैं, तो ज्वाइनिंग पीरियड भी आपको दिया जाएगा। दूसरा है अधिकतम EL कितनी ग्रांट की जा सकती है कर्मचारी को। तो आप सबको पता है कि यदि कोई कर्मचारी भारत में रहकर लीव लेता है तो उसको मैक्सिमम 180 EL ग्रांट की जा सकती है, 8 a टाइम 180। लेकिन इसके साथ साथ आपके मन में प्रश्न उठेगा कि यदि नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ में भी अगर वो अवेल करना चाहता है तो क्या उसको 180 देंगे या उसको EL देंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो देश में नहीं, देश से बाहर जा रहा है, या देंगे तो कितनी देंगे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी कंट्री हैं
ये हमारे भारत का हिस्सा है। आर्यावर्त के समय जब भारत एक था तो सभी कंट्री भारत में ही मिले हुए थे, इसलिए ये सभी कंट्रियों को एक भारत का हिस्सा मानते हुए जो एडमिसिबिलिटी या एप्लीकेबिलिटी भारत में है वही इन कंट्रीज में भी है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अप टू 300 EL may be granted to group A and B employee outside the above countries। अगर इन कंट्रीज के अलावा अगर कोई एम्प्लॉय बाहर जाना चाहता है तो उसको हम 300 से ज़्यादा अप टू 300, नॉट मोर देन 300, अप टू 300 EL ग्रांट कर सकते हैं, ऐसा प्रोविज़न भी है। दूसरा, एक जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है अगर वो अपनी EL लेना चाहता है तो उसको भी, क्योंकि सरकार में जब भी सबसे पहले देखा जाता है वो सरकार के हित को देखा जाता है, तो यहाँ पर जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है अगर वो प्रिपरेटरी के रूप में EL लेना चाहता है तो आप उसको मैक्सिमम 300 EL दी जा सकती है ताकि विभाग का कुछ पैसा पहले से ही बच सके। तो ऐसा प्रोविज़न हमारा बनाया गया। एक और प्रोविज़न है 1 day ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल फॉर ट्रांसफ़र विद इन द सेम स्टेशन बट नॉट फॉर EL। आपको पता है कि जब किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र अगर सेम स्टेशन पर होता है तो उसको ज्वाइनिंग टाइम एक दिन मिलेगा, लेकिन यदि उस ज्वाइनिंग टाइम को 1 day पीरियड को अगर वो अवेल नहीं करता है तो क्या इसकी भी EL दी जाएगी? तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं में होगा, क्योंकि उसकी कोई EL नहीं दी जा सकती। अब आपकी जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है और सबसे जो जानकारी रखने वाली बात है उसको ये रखना है कि आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी EL की कोई गणना करते हैं, मान लो डाइजनोन केस हो या रिमूवल हो या किसी की डेथ हो या रिटायरमेंट हो, तो जो डेस्टिनेशन डेट है उस डेस्टिनेशन डेट को ही उसकी गणना की जाती है। और डेस्टिनेशन डेट से तात्पर्य है कि उस कैलेंडर मंथ का यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व है। तो आप कैलेंडर मंथ का ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कैलेंडर मंथ यहाँ पर काम करता है। कैलेंडर मंथ से तात्पर्य जिस प्रकार से कैलेंडर में जितने दिन किसी महीने के होते हैं वो कंप्लीट करना जरूरी है। यदि मान लो कोई भी कर्मचारी उस कैलेंडर मंथ को कंप्लीट नहीं करता है, मान लो 15 तारीख या 16 तारीख को वो रिजाइन कर देता है, तो उस महीने की उसको न तो कोई EL दी जाएगी, अगर पहले से उसकी EL दी गई है तो उसकी 1/10 के रेशियो से उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कैलेंडर मंथ, सर्विस रूल्स में कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो मुझे लगता है कि आपका सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो या समस्या हो जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और फिर आगामी वीडियो में हम लिव रूल्स पार्ट 2 के बारे में बात करें।